हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए आरडब्ल्यूए का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग सेट नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और देखिए, इस चैनल पे हम लोग घटना चक्र का जो टो सीरीज है जिसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट था उसको भी सॉल्व कर चुके हैं, और वो प्लेलिस्ट में नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग आरडब्ल्यूए का सेट नंबर 2 देखेंगे। और देखिए, ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा है और इसके जो प्रश्नों की श्रृंखला है, जो प्रश्नों का चयन है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ठीक है, तो खैर शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। और देखिए, कोई ज़रूरी सुझाव हो तो आप जरूर, या आप लोगों का प्रश्न मतलब कितने में से कितना सही हुआ, उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दें और बताएं कि कितना आप लोग का सही हुआ। प्रश्न इसमें अच्छे हैं कि नहीं है, आप लोग भी थोड़ा रिव्यू करके बताइए कि इसका प्रश्न जो इसमें जो दिया है, ये प्रश्न इसमें सही दिया है कि नहीं, मतलब कहने मतलब बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है। ठीक है, तो खैर इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए, ये बात बड़ा ध्यान देना है कि नहीं है पूछा है कि संवैधानिक संस्था है। ठीक है, क्योंकि इससे भी कई प्रश्न आते हुए भी प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इसमें कह रहा है, वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या निर्वाचन आयोग। तो देखिए, इसमें जो संवैधानिक संस्था नहीं है देखा जाना चाहिए, नीति आयोग है। ठीक है, और इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और देखिए, नीति आयोग जो है ना, ये न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक है। ये एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा ना 1 जनवरी, कभी कभी इसका पूछ देता है किस कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 को। कब? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये ना योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था, और ये एक थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। ठीक है, और बाकी ये जो वित्त आयोग है, जो कि 200 आर्टिकल 280 के तहत संवैधानिक निकाय है। और इसी के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग देखा जाए, ये 338 के तहत ये भी क्या एक संवैधानिक निकाय है। और निर्वाचन आयोग ये आर्टिकल 324 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून से प्राप्त होता है। उत्तर पूर्वी मानसून, वापस होते हुए मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून या पश्चिमी विक्षोभ। तो देखिए, भारत में और जो देखा जाए तो भारत में होने वाली कुल वर्षा का ना लगभग 75% भाग, कितना, तो देखिए लगभग 75% भाग जो होता है ना, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये मानसून सामान्यतः देखा ना तो जून के पहले सप्ताह में केरल के तट पर दस्तक देता है और सितंबर तक लगभग सक्रिय रहता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और यहीं से एक प्रश्न पूछता है ना कि ये तो सबसे पहले केरल के तट पे आता है, और लौटता हुआ मानसून से भी एक प्रश्न पूछता है कि कहाँ पे ये ज्यादा बारिश करता है। तो वो तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है ना, जो सर्दियों में मतलब एक तरह से देखा जाए तो सर्दियों में ही इसकी मतलब बनता है ये माहौल। तो सर्दियों में लौटते हुए मानसून के माध्यम से ना तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश की जाती है। तो खैर, इसका जो प्रश्न पूछा है ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे तूतिया हिंद कहा जाता है। तो जिसे भारत का तोता भी कहा जा सकता है। तो अलबरूनी को, अमीर खुसरो को, इब्न बतूता को या जियाउद्दीन बर्नी को। तो देखिए, अमीर खुसरो को कहना कि भारत का तोता कहा जाता है। और अमीर खुसरो एक महान कवि, संगीतकार और विद्वान थे, ये सभी लोग को पता होगा। और इन्होंने ना 8 सुल्तानों का शासन देखा था। और इन्हें एक दो प्रश्न ये भी पूछता है कि खड़ी बोली का मतलब खड़ी बोली हिंदी का जनक किसे माना जाता है। तो ये अमीर खुसरो को ही माना जाता है। और सितार व तबले का आविष्कार किसने किया था, मतलब किसको श्रेय दिया जाता है तबला और सितार का। तो ये अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और साथ में थोड़ा सा अलबरूनी के बारे में देखें तो अलबरूनी जो है ना, ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। और इसका जो प्रसिद्ध किताब है ना, किताब उल हिंद, क्या है, इसको हम लोग लिख ही देते हैं यहाँ पे। यहाँ ये होता है किताब उल, क्या है, ये किताब उल हिंद है। ठीक है, जिसे तारीख हिंद भी कहा जाता है। और ये उस समय के ना तत्कालीन समाज का एक तरह से देखा जाए तो उसमें वर्णन किया गया, एक तरह से कहा जाए तो तत्कालीन समाज का ये दर्पण था। तो ये और इब्न बतूता से कौन से ऑप्शन प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, इब्न बतूता जो है ना, ये मोरक्को का यात्री था। और ये प्रश्न पूछता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था। तो देखिए, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इसका ये प्रश्न ये पूछता है ना कि इसकी जो मुख्य रचना थी कौन सा था। तो रेहला नाम से इसने किताब लिखी थी। तो इसकी यह प्रसिद्ध रचना है। साथ में जियाउद्दीन बर्नी, तो देखिए जियाउद्दीन बर्नी जो है ना, ये दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख इतिहासकार था। और इसकी प्रमुख कृतियां देखा जाए ना, तारीख फिरोज शाही था। क्या था? तो इसका था तारीख फिरोज शाही। तो इससे 2-3 प्रश्न ये बनते हैं। तो खैर, इसका जो प्रश्न था आमिर खुसरो सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह कौन सा है। कोचीन, चेन्नई, कोलकाता या एन्नोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोचीन, जो कि कोच्चि में पड़ता है। और ये बंदरगाह जो है ना, ये बेम्बनाड झील जो कि केरल में है। ठीक है, बेम्बनाड झील के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और इसे ना अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यह मसाला निर्यात के लिए जाना जाता है लगभग।
साथ में देखिए चेन्नई बंदरगाह, तो चेन्नई बंदरगाह ना पूर्वी तट पे स्थित है और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह देखा जाए तो यही है। और अगला है कोलकाता बंदरगाह, तो देखिए कोलकाता बंदरगाह का नाम ना अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हो गया है, ठीक है। और ये समुद्र तट पर नहीं बल्कि क्या है ना कि हुगली नदी के किनारे स्थित है और इसलिए ना इसे नदी, एक मिनट है इसका जो हम लोग सही आंसर होगा ना, जो भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह कौन सा है, तो यही होगा कोलकाता नदी तटीय, ठीक है। और इसे चूंकि ये समुद्र किनारे नहीं बल्कि हुगली नदी के किनारे है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। हालांकि हम लोग जो एक्सप्लेनेशन के ऊपर सही था, लेकिन इसका जो नदी तटीय बंदरगाह होगा कोलकाता ही होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और देखिए एन्नोर बंदरगाह को ना अब कामराज पोर्ट कहा जाता है, क्या है, कामराज, कामराज पोर्ट कहा जाता है इसको। तो खैर इससे इतना संबंधित था प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति या चतुर्थ बौद्ध संगति। तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति में ना जो हीनयान और महायान था एक दूसरे में विभाजित हो गए। और ये चतुर्थ बौद्ध संगति जो था ना, ये कुंडल वन में कश्मीर में जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और यह बौद्ध धर्म जो ना दो स्पष्ट संप्रदायों में यहीं पे बटा था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और देखिए प्रथम बौद्ध संगति के बारे में देखें तो ये अजात शत्रु के काल में राजगिरी में हुआ था। इससे प्रश्न पूछता है किसके शासन काल में और कब हुआ था, तो ये राजगिरी में होता जहां बुद्ध की शिक्षाओं का एक तरह से संकलन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति तो यह वैशाली में हुई थी और यहाँ पर भिक्षुओं के बीच ना अनुशासन को लेकर मतभेद उभरे थे। साथ में तृतीय बौद्ध संगति यह अशोक के, मतलब यह अशोक के काल में पाटलिपुत्र में हुआ था। और यार यहीं पे ना अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। सभी लोग पता होगा कि बौद्ध धर्म में 3 तरह का पिटक है, एक तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और एक क्या है अभिधम्म पिटक। तो और ये तीनों पिटकों से बिना अलग अलग प्रश्न पूछता है कि ये किससे संबंधित है या किसमें कौन सी बातें कही गई हैं। खैर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम सभी लोग पता होगा कि काली मिट्टी है। सीधे सीधे आंसर ही देख लेते हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। काली मिट्टी को है ना स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है और इस मिट्टी का निर्माण जो है ना ज्वालामुखी लावा जो बेसाल्ट के चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। और इसी कारण इसे दक्कन के पठार जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। और इससे संबंधित प्रश्न ये भी पूछता है किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो ये काली मिट्टी हुई होती है क्योंकि इसमें जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। और ये कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए 1983 में, काफी अच्छा प्रश्न है, पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है ये। करेक्ट, केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए 1983 में किस आयोग का गठन किया गया था। तो पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना राज्य सरकारी आयोग, ठीक है। देखिए सरकारी आयोग का गठन 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में की गई थी और राज्यों के बीच संबंधों और शक्तियों को संतुलन की समीक्षा के लिए किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। साथ में पुंछी आयोग देखा जाए तो इसका गठन हुआ था 2007 में। कब हुआ था, 2007 में हुआ था। और ये भी केंद्र संबंधों पर नए मुद्दों की जांच के लिए किया गया था। हालांकि इसमें प्रश्न में पूछा है 1983 में, तो यही सरकारी आयोग होगा। साथ में दिया है राजमन्नार समिति। तो देखिए राजमन्नार समिति को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उपजे टकराव की स्थितियों के समाधान के लिए ना 1969 में, कब, तो 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति जो है ना ये 1957 में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने के लिए गठित की गई थी। तो ये कब की गई थी, तो 1957 में। तो खैर इसका सही ऑप्शन 20 का होगा। अगला भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से या तेलंगाना से। तो देखिए भारत का मानक समय जो 82 डिग्री क्या है 30 मिनट, ठीक है, साढ़े एक तरह से देखा जाए तो 82.5 डिग्री कहा जाता है। ये पूर्वी देशांतर से माना जाता है जो प्रयागराज जो कि इलाहाबाद के निकट जो मिर्जापुर नैनी है वहां से होकर गुजरती है। और ये रेखा ना भारत के कुल 5 राज्यों से, जिसमें कि यूपी आता है जो कि ये सही है। और साथ में उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश भी आता है, यहाँ से भी गुजरता है। साथ में उसके बाद से छत्तीसगढ़ यहाँ से भी गुजरता है। और छत्तीसगढ़ के बाद से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, क्या यहाँ पे, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जैसे उड़ीसा आंध्र प्रदेश एपी लिख देते हैं, लेकिन तेलंगाना से यह नहीं गुजरता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। तो इसका कहना है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन। तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान देखा जाए तो गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड कैनिंग था, जो कि 1857 में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। और बाद में इन्हें भारत का पहला वायसराय भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। और तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। साथ में लॉर्ड डलहौजी से देखा जाए तो इसको ना हड़प नीति, मतलब हड़प नीति अपनाने वाला जाना जाता है, ठीक है, हड़प नीति क्योंकि इसी ने अपनाई थी। और उसके बाद से अन्य जो ऑप्शन है जैसे कि लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन से प्रश्न पूछता है ना कि लॉर्ड रिपन को ना भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन क्या है, स्थानीय स्वशासन का जनक इसी को माना जाता है।
और साथ में 1 लाख क्या है लाल कर्जा। तो ये 1905 में बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी था। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आर के सठमुख चेट्टी, अबुल कलाम आजाद या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो देखिए स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में देखा जाए ना, तो ये जो के सठमुख चेट्टी थे, कौन? आर के सठमुख चेट्टी, यही भारत के पहले वित्त मंत्री थे। बाकी ये जो राजेंद्र प्रसाद थे, ये खाद्य तथा कृषि मंत्री थे। इनको हम लोग लिख ही देते हैं। देखिए ये खाद्य एवं क्या थे, ये कृषि मंत्री थे। और साथ में अबुल कलाम आजाद, ये अबुल कलाम आजाद जो थे ये शिक्षा मंत्री थे। मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, ये शिक्षा मंत्री थे। और ये सभी लोग पता होगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये तो कानून और न्याय मंत्री थे, कहने की जरूरत नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी प्रश्न पूछता है, वो गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। एक प्रश्न ये भी सरदार बलदेव सिंह से भी संबंधित पूछता है, तो देखिए सरदार बलदेव सिंह जो थे ना, ये रक्षा मंत्री थे, हालांकि इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को नहीं अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू होने के कारण, मतलब शुरू हुआ था, कब हुआ था? 8 अगस्त, इसको हम लोग लिख देते हैं, ये 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है, और अगस्त में प्रारंभ हुआ था, इसी कारण इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बाकी ये स्वदेशी आंदोलन है, ये 1905 में कब? तो देखिए 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, तो ये 1920 में कब? तो ये 1920 में शुरू हुआ था, और ये पहला जन आंदोलन इसको कहा जा सकता है। साथ में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ना, ये 1930 में नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ था। कब? ये 1930 में शुरू हुआ था, नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार पैटर्न पर आधारित है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? रूसी, ब्रिटेन, अमेरिका या कैनेडियन। तो देखिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो विधि के शासन और विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन के ना वेस्टमिंस्टर मॉडल से अपनाई गई है। कहने का मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और बाकी ये अमेरिका से देखा जाए तो अमेरिका से ना मौलिक अधिकार व न्यायिक समीक्षा ली गई है। साथ में रूस से देखा जाए तो रूस के से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। कनाडा से सशस्त्र केंद्र वाली संघीय व्यवस्था व अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। बाकी अलग अलग ऑप्शन से थोड़ा बहुत प्रश्न पूछा जा सकता था। अगला प्रश्न संख्या 13, तो इसका कहना है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? महाराष्ट्र का, हिमाचल प्रदेश का, केरल का या तमिलनाडु का। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए ना, और देखिए जब तक 2026-27 का एग्जाम मतलब जनगणना कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक जब तक उसके पहले जितने भी एग्जाम होंगे ना, अभी भी 2011 की जनगणना से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी क्रम में देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जो महिलाओं का साक्षरता दर देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा केरल में, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे महिलाओं की साक्षरता दर देखा जाए तो लगभग 92.07% है। और भारत में महिला साक्षरता दर जो है ना, ये कुल भारत में देखा जाए कुल महिला साक्षरता दर, तो ये कितना है? तो 65.46 है। कितना? 65.4% है। और पुरुष देखा जाए साक्षरता दर, तो ये आते हैं कितना? 82.14% आते हैं। और सब एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है ना कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार है। तो खैर इसका सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया था? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आरबीआई या बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो भारत का सबसे पहला बैंक देखा जाए ना, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ही था। क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और इसे ना वर्ष 1770 में, कब? तो देखिए 1770 ईस्वी में कलकत्ता में खोला गया था। उस समय भारत की राजधानी भी कलकत्ता ही थी। और देखिए 1882 में, सॉरी 1832 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान को ना बंद कर दिया गया था। और पंजाब नेशनल बैंक को पूरी तरह से ना भारतीय पूंजी के साथ वर्ष 1894 में शुरू किया गया था। इसको कब शुरू किया गया था? तो 1894 में। खैर इसका सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? ब्याज, वेतन, किराया या पेंशन। तो ये देखिए उत्पादों से क्या ना, उत्पादनों से अर्जित आय को ना भुगतान कारक कहा जाता है। और यह किसी भूमि के लिए ना किराया, किसी भी श्रम के लिए मजदूरी तथा किसी पूंजी के लिए ब्याज और उद्यमिता के लिए लाभ के रूप में देखा जाता है। बाकी इसमें जो पेंशन है क्या है, ये भुगतान का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी ये वेतन, ब्याज और किराया ये भुगतान का उदाहरण है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी है? धौलागिरी, एवरेस्ट, गुरु शिखर या नंदा देवी। तो इसका जो देखिए अरावली भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी जो वलित पर्वत श्रृंखला है ना,
उसमें का एक तरह से उदाहरण है, और यह एक अवशिष्ट पर्वत, और मतलब कहने मतलब ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और जिसका विस्तार देखा जाए ना तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। कहाँ से? तो गुजरात से लेके दिल्ली तक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ना, ये गुरु शिखर है। कितना है? कौन सा है? गुरु शिखर, जो कि लगभग 1722 मीटर है। कितना? 1722 मीटर है, और जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। कह रहा भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी? तो 1949, 1947, 1946 या 1949? तो देखिए भारतीय संविधान ने ना संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की थी। कब? तो 9 दिसंबर 1946। और इसी दिन ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी तो वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब? तो 11 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। और उसके बाद से 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी, और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। एक तरह देखा जाए तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। इसका कहना है कि आर्थिक नियोजन किस प्रकार की एक अनिवार्य विशेषता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोहरी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था देखा जाए ना तो सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित और विनियमित होती है, ताकि समाज में लोगों को कुछ लोग कल्याणकारी और समाज से तरह देखा जाए तो समान अवसर प्रस्ताव मतलब समान अवसर प्रदान किया जा सके। तो कहने मतलब तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? कौन सी योजना है उजाला योजना? तो इसका है कि उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2017 में, 2015, 2016 या 2014? तो उजाला योजना की बात करें तो ये वर्ष 2015 में सरकार द्वारा सभी घरों में ना ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए उजाला, जिसमें सभी सभी के लिए ना सस्ती एलईडी द्वारा उन मतलब कहने का मतलब सभी लोगों को सस्ती एलईडी उपलब्ध कराना था इसके माध्यम से। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा 2015। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा का परिणाम तब दिखाई देता है जब वातावरण में उत्सर्जित होता है क्या? तो लेड कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो देखिए अम्ल वर्षा तब होती है ना जब वातावरण में मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं है आंसर में, तो सल्फर डाइऑक्साइड का चूंकि है तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और देखिए वे प्रदूषक जो वायुमंडल में पानी के साथ ना प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड जिससे कि H2SO4 क्या होता है H2SO4, और साथ में नाइट्रिक एसिड जो HNO3 क्या होता है HNO3 बनाते हैं, जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। ठीक है, और ये अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार दो प्राथमिक गैसीय प्रदूषक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21 का विद्या वाहिनी परियोजना का संबंध किससे है? तो संस्कृत शिक्षा से, या कंप्यूटर आईटी शिक्षा, खेल शिक्षा या संगीत शिक्षा? तो देखिए विद्या वाहिनी परियोजना जो है ना ये 2003 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2003 में शुरू की गई थी, और इसका उद्देश्य था ना ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में ना कंप्यूटर शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी जो आईटी शिक्षा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। इसका कहना है मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं को भी कहा जाता है क्या? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो मेलानोसाइट, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट या ग्रेनुलोसाइट? तो देखिए कोशिका का विभाजन देखा जाए तो मुख्य रूप से लाल रक्त कोशिका जो ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में अंगों तक करता है, उसके बाद आता है श्वेत रक्त कोशिका जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो एक तरह देखा जाए इम्यूनिटी बनाए रखने में मदद करता है। और प्लेटलेट्स क्या होता है, इसी में प्लेटलेट्स भी विभाजित किया जाता है। तो रक्त का थक्का बनाने में, चोट लगने में मतलब रक्त का थक्का बनाने में ये मदद करता है प्लेटलेट। ठीक है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 22 का सही आंसर होगा बी होगा, ल्यूकोसाइट। मानव रक्त में पाई जाने वाली संयुक्त रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो पीलिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोरोसिस या मिनी माता? तो देखिए पानी में नाइट्रेट की अधिकता से देखा जाए तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता एक तरह से कम हो जाती है, जिससे शिशुओं का जो शरीर होता है ना नीला पड़ जाता है, और इसे एक तरह से देखा है तो मेथोमोग्लोबिनिया भी कहा जाता है। इसको हम लोग लिख देते हैं, काफी उल्टा सीधा नाम है इसका। एक मिनट, इसको हम लोग खैर इसका जो सही आंसर होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। ठीक है, और इसी को एक नाम से और भी जाना जाता है मेथो, इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, मेथो क्या है ये, मेथोमोग्लोबिनेमिया, बीनेमिया। ठीक है, काफी उल्टा नाम इसका। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में, शिमला में, कानपुर में या देहरादून में? तो देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान देखा जाना चाहिए शिमला में। कहाँ पे? शिमला में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा।
और कानपुर में कौन सा संस्थान है? तो देखिए दलहन अनुसंधान देखा जाना चाहिए कानपुर में। तो आप, हालांकि ये नहीं पूछा है, ये पूछा है केंद्रीय अनुसंधान, तो ये शिमला में, बाकी दलहन अनुसंधान कानपुर में है। और वन अनुसंधान देखा जाए तो ये देहरादून में है। क्या है? वन अनुसंधान संस्थान क्या है? देहरादून में है। और साथ में लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे गन्ना अनुसंधान संस्थान है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। तो इसका कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? मलेरिया, चिकन पॉक्स, टाइफाइड या पीलिया? तो देखिए प्रोटोजोआ के कारण देखा जाए ना तो होने वाला रोग जो है ये मलेरिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बाकी जो टाइफाइड होता है ये साल्मोनेला टाइफाइडी जीवाणु के कारण होता है। पोलिया किससे होता है? पोलिया वायरस के कारण होता है। तो देखिए वीडियो रुक गया था जहां तक लोग, मुझे लग रहा है कि ये जो इसका जो यहाँ तक, यहीं तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। कौन सा प्रोटोजोआ रोग का कारण होता है? तो ये मलेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किस मध्यकालीन शासक ने रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले शुरू किया था? तो अकबर ने, शेर शाह सूरी ने, जहांगीर ने या हुमायूं ने? तो देखिए रुपया नामक जो चांदी का सिक्का था जानना, इसको शुरू करने वाला शेर शाह सूरी था। कौन था? शेर शाह सूरी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और शेर शाह सूरी ने नहीं, इन्होंने इसे आधुनिक भारतीय मुद्रा प्रणाली की ना इसने नींव रखी थी। और इसने ना 178 ग्रेन वजन का चांदी का सिक्का चलाया था जिसे रुपया कहा जाता है। अकबर से संबंधित का प्रश्न पूछता है तो मनसबदारी प्रथा और दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी इसने। जहांगीर से संबंधित देखा जाए प्रश्न, तो जहांगीर को न्याय की जंजीर और चित्रकला के स्वर्णिम युग के लिए जाना जाता है। और इसने ने अपने सिक्कों पर अपनी और अपनी पत्नी नूरजहां की पत्नी, मतलब एक तरह से चित्र छपवाए, मतलब तस्वीर को इसने छपवाया था। उसके बाद हुमायूं, तो देखिए हुमायूं ने ना दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। हालांकि इसी दीन पनाह नामक मतलब जो बिल्डिंग था, इसके सीढ़ियों से गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन दीन पनाह नामक शहर की इसी ने, हुमायूं ने मतलब बसाया था। अगला है मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनाया गया भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान आराम बाग उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, जौनपुर में या बहराइच में? तो देखिए बाबर ने ना आगरा में 1528 में, कब? तो आगरा में, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा 1528। तो जिसे मतलब आराम बाग जो कहा जाता है, बाबर ने आगरा में 1528 में आराम बाग, जिसे राम बाग भी कहा जाता है, ये बनवाया था। और फारसी भाषा में देखा जाए तो चार बाग शैली, मतलब देखा जाए तो फारसी भाषा की में जो चारबाग शैली का प्रारंभ माना जाता है, ये भारत से ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दालों का, जौ का, गेहूं का या मक्का का? तो देखिए भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और सबसे बड़ा उपभोक्ता है तो इसलिए सबसे बड़ा क्या है? आयातक भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा दालें। ठीक है, बाकी ये जो गेहूं है, गेहूं के उत्पादन ना चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान। हालांकि ये देखिए कभी कभी ये बदलते रहता है डाटा, तो जब भी एग्जाम हो ना तो लेटेस्ट डाटा एक बार जरूर देख लीजिएगा कि कौन सा परिवर्तित हुआ है कि नहीं हुआ है। साथ में मक्का है, तो मक्का उत्पादन में अमेरिका का, मतलब यूएसए का प्रथम स्थान है यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे, क्या है? तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है? कपास को, रेशम को, जूट को या ऊन को? तो देखिए जूट को ना चमकीले भूरे रंग और अधिक महत्व के कारण सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, जूट को क्या कहा जाता है? चमकीले भूरे रंग के अधिक महत्व और मतलब महत्व के कारण देखा जाए तो इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल ना इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है? पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन इसका सही आंसर का सी होगा। बाकी ये कपास को देखिए सफेद सोना कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? तो इसको सफेद सोना, सफेद सोना कहा जाता है। रेशम को कीड़े से प्राप्त किया जाता है। और भारत जो कि है ना विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा मतलब देखा जाए तो उत्पादक और उपभोक्ता भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन? तो सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत देखा जाए तो देखिए पोषक तत्वों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो बृहद पोषक तत्व, जिसमें कि जैसे कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है और वसा आता है, और पानी भी इसी के अंतर्गत आता है। और इसकी मात्रा ना शरीर को बड़ी मात्रा, मतलब ज़्यादा से इसकी आवश्यकता होती है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में देखें तो इसके अंतर्गत विटामिन आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के साथ साथ इसमें खनिज आता है जिनको शरीर को कम जरूरत होती है, और लेकिन कम जरूरत होती है लेकिन अत्यंत आवश्यकता होती है। तो खैर बाकी ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है ना, ये बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आएंगे। ये सभी क्या है? ये तीनों के तीनों बृहद बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आएंगे। बाकी ये जो विटामिन है ये सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो देखिए 2, 3, 4 या 5?
तो देखिए उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन-कौन से हैं? 4 टाइगर रिजर्व ऑप्शन सी। कभी-कभी प्रश्न पूछ देता है कौन मतलब ये उत्तर प्रदेश में है 4 आप 3 दे देगा और दूसरा किसी और स्टेट का दे देगा, पूछ लेगा कौन भारत मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसको हम लोग देखेंगे, एक तो दुधवा टाइगर रिजर्व है। कौन-सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि ये है लखीमपुर में। कहाँ पे है? ये है लखीमपुर में। साथ में एक दूसरा कौन सा है? ये तो पहला हो गया, दूसरा कौन सा है? तो देखिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जो कि पीलीभीत में ही है। इसको भी हम लोग लिख ही लेते हैं, ठीक है। ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और ये कहाँ पे? पीलीभीत में। उसके बाद अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि बिजनौर में है और ये कार्बेट का एक तरह से देखा जाए तो बफर जोन होता है। और सबसे लेटेस्ट जो बना है ना, रानीगढ़ टाइगर रिजर्व। देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, एक अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, इसको लिख ही देते हैं, इसको भी अमानगढ़, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, इसको भी इसी शॉर्ट में लिख देते हैं। उसके बाद रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे लेटेस्ट जो बना है, 2022 में इसको बनाया गया था, रानीपुर टाइगर रिजर्व और ये चित्रकूट में, ठीक है, और जो कि 2022 में इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या ये, एक मिनट, प्रश्न संख्या 32 कह रहा है जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सिद्धू कान्हू, टट्टू, क्या है, टट्टया भील, भगवान बिरसा मुंडा या बाबा साहेब अम्बेडकर? तो देखिए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जो जननायक जो थे, ये बिरसा मुंडा की जो बिरसा मुंडा थे ना, इन्हीं के जन्म मतलब इन्हीं के उपलक्ष्य में, इन्हीं के एक तरफ से देखा जाए तो इन्हीं को सम्मानित करने के लिए इनके जन्म दिवस पे जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पे मनाया जाता है। देखिए इन्होंने ना ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ ना उल गुलाल, जिसे मतलब उल गुलाल विद्रोह का एक तरह से नेतृत्व किया था। और तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक बीमाहीन राशि है? बीमाहीन राशि है तो वेग, त्वरण, अपवर्तक सूचकांक या गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए कुछ बीमाहीन राशियों में देखा जाना तो इसमें आपेक्षिक घनत्व आता है, कोण आता है और इसकी इकाई चूंकि रेडियन होता है, लेकिन बीमाहीन नहीं होता, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक होगा, क्योंकि देखिए अपवर्तनांक और साथ में ऑप्शन सी इसका सही होगा। देखिए अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, कोण और घर्षण गुणांक, आवर्धन, इनकी क्या होती है? कोई बीमा नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मतलब कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? आगरा, प्रयागराज, मेरठ या मुरादाबाद? तो देखिए भारत में देखा जाए तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में जो ये जो दिया है, इसमें मुरादाबाद ना, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का वो शहर जो है, जो मिलियन शहर अर्थात 10 लाख से आबादी वाला, मतलब 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बाकी ये आगरा, प्रयागराज और मेरठ क्या है? ये मिलियन शहरों को श्रेणी में आते हैं। आगरा, प्रयागराज और मेरठ मिलियन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कारण ये कि इनकी आबादी 10 लाख से क्या है? अधिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 कह रहा है जायद के मौसम में मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो किसके समय में? जायद के समय में। तो इसका कह रहा है कि गेहूं और सरसों, धान और मक्का, तरबूज और खरबूजा, खीरा, तरबूज, खरबूजा और खीरा, चना और मटर। तो देखिए जायद क्या होती है ना, कि यह रबी और मतलब यह रबी और खरीफ के बीच के जो छोटा मौसम होता है ना, जैसे कि आप सभी लोग पता हो 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं। एक तो रबी की फसलें हो गई, एक खरीफ की फसल हो गई, इसकी रबी और खरीफ, लेकिन इनके बीच के समय में जो समय अंतराल होता है, इसमें एक जायद की भी फसलें उगाई जाती हैं। किसकी? जायद की। तो इसी के अंतर्गत जो फसलें आती हैं उसको जायद की फसलें कहा जाती हैं। और देखिए इसमें मुख्य रूप से ना बेल वाली फसलें, जिसमें सब्जियां और चारे वाली फसल उगाई जाती हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत तरबूज, खरबूजा और खीरा आता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बाकी ये गेहूं और सरसों जो है, ये रबी की फसल है और रबी की फसल सभी लोग पता हुआ कि नवंबर दिसंबर में रोपी जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और धान और मक्का जो है, तो ये किसकी है? तो ये खरीफ की फसल है और खरीफ की फसल सभी लोग पता हो कि जून जुलाई में रोपी जाती है और 9 अक्टूबर नवंबर में ये भी काट ली जाती है। और चना और मटर जो है, ये भी क्या है? ये दलहन के अंतर्गत आते हैं और ये क्या है? रबी की फसलें हैं। तो ऑप्शन सी इसका चूंकि सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है किसी भी नवरत्न कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए पिछले वर्षों में उसका औसत वार्षिक, तो प्रश्न ये कह रहा है कि किसी भी नवरत्न कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 100 को 1000 करोड़, 2500 करोड़, 5000 करोड़ या 10,000 करोड़। तो इसका देखिए महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए ना वित्तीय वर्ष एक तरह से देखा जाए तो कड़े वित्तीय मानदंड है और कंपनी को ना इसके अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में ना औसत वार्षिक लाभ शुद्ध जो होना चाहिए, कुछ लगभग होना चाहिए 5000 करोड़। कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी होगा 5,000 करोड़ से अधिक होने चाहिए, लाभ होना चाहिए। और जो 30 और एक और मानदंड है कि औसत वार्षिक कारोबार जो है ना, औसत वार्षिक कारोबार जो है ये 25,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। और नेट वर्थ इसका लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। कह रहा वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो लास्ले क्रास्नोहोरकाई, मारिया कोरिना मचाडो, विश्व स्वास्थ्य संगठन या नरगिस मोहम्मदी। तो देखिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देखा जाए ना तो वेनेजुएला की जो विपक्षी नेता थी और मानवाधिकार कार्यकर्ता थी जो मारिना, क्या नाम था इनका, तो मारिया मारिया कोरिना मचाडो, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है मारिया कोरिना मचाडो, तो इन्हीं को दिया गया था। हालांकि बहुत प्रयास किए हैं डोनाल्ड ट्रंप प्राप्त करने के लिए शांति का पुरस्कार, तो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को जो देखा जाए तो शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। तो इसी की वजह से इस समय काफ़ी बौखलाए हुए हैं। मिडिल ईस्ट में देखिए इस समय काफ़ी युद्ध वुद्ध चल रहा है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिए हैं। तो अब उनको लग रहा है कि भाई मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो मैं अशांति लाकर ही अब मतलब एक तरह से जाना जाऊँ। खैर वो तो अलग बात है। इसका जो सही आंसर होगा, मजाक की बात है ये, इसका सही आंसर होगा मारिया कोरिना मचाडो। अगला है भारत की किस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान या औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो औद्योगिक नीति 1948, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, औद्योगिक नीति 1977 या नई औद्योगिक नीति 1991। तो देखिए 1956 की औद्योगिक नीति ने ना सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की कमान सौंपी और इसमें ना उद्योगों को 3 श्रेणियां जिसमें अनुसूची ए और ए बी सी में वर्गीकृत किया गया था और इसे ना दूसरी पंचवर्षीय योजना का ये आधार भी थी और इसीलिए ना ये भारतीय आर्थिक संविधान कहा जाता है और औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे पुराना और शीर्ष व्यापारिक संगठन फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? तो फिक्की का पूर्ण रूप देखा जाए तो फिक्की की जो स्थापना हुई थी ना ये 1927 में हुई थी। कब? तो ये हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था और महात्मा गांधी की सलाह पे इसकी स्थापना घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने किया था। और इसका कुल नाम देखा जाए, मतलब इसका जो पूरा नाम देखा जाए तो ये है कि, तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन दिया ना यही इसका सही हो जाएगा। क्या होगा? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ऑप्शन दे रहा है रॉबर्ट हुक ने या एंटोनी ल्यूने हुक ने या रॉबर्ट ब्राउन या स्लाइडेन और स्वान। तो देखिए रॉबर्ट हुक ने ना 1665 ईस्वी में कार्क के एक पतले टुकड़े में ना मृत कोशिकाओं को देखा था और उसी को इन्होंने सेल का नाम दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। और बाकी ये जो एंटोनी वान ल्यूवेन हुक जो हैं ये एक तरह से देखा जाए 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिकाओं में ना बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की खोज की थी। कब? ये 1674 ईस्वी में इन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में कोशिका के केंद्र में स्थित केंद्रक की खोज की थी और बाकी ये स्लाइडन और स्वान हैं इन्होंने ना 1839 में, तो देखिए इन्होंने 1839 में ना ये दोनों वैज्ञानिक जो है कोशिका सिद्धांत एक तरह से देखा जाए तो सेल थ्योरी को प्रतिपादित किया था और इनके अनुसार ना सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ये अलग अलग इनसे सब प्रश्न पूछता है कि किनसे कौन से मतलब किससे कौन व्यक्ति जुड़े हुए थे। अगला है प्रश्न संख्या 41। तो इसका कहना है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अर्थात नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ एनएससी का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या ऑप्शन देख लेते हैं रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो एनएससी है ना भारत की राजनीतिक आर्थिक और देखा जाए तो ऊर्जा और रणनीतिक सुरक्षा चिंताओं की ना देख रेख करने वाली सर्वोच्च संस्था है और जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा और ये ना एनएसए के सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं। अगला प्रश्न 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ या प्रयागराज। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है और यही पूछ देता है कभी कभी सबसे कम जिला जनसंख्या वाला, तो सबसे कम कहाँ पे? तो महोबा में, सबसे अधिक प्रयागराज में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। कह रहा है उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली किसे घोषित किया गया? डॉल्फिन, रोहू, चीतल या हिल्सा। तो देखिए चीतल या मोय क्या होता है? चीतल या इसी को मोय भी कहा जाता है। क्या होता है? मोय। ये मछली को ना उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली माना जाता है और ये भारत की गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और बिहार का जो राजकीय मछली देखा जाए ना तो मांगुर होता है, शायद मांगुर होता है। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है मांगुर ही होता है। चीतल जो कि उत्तर प्रदेश का है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जामों में पूछा गया था जब शुरू में जब बनाया गया था। तो पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क अमेरिका, गुरुग्राम भारत या नैरोबी केन्या। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो देखा जाए तो गुरुग्राम है, जो कि भारत में पड़ता है, हरियाणा में है ये, और ये भारत की स्थित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालयों में से एक है।
और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना देखा जाए तो ये 2015 में किया गया था। कब? तो 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP21 भी कहा जाता है, इसी के दौरान किया गया था। तो खैर इसका जो प्रश्न पूछा है गुरुग्राम में है इसकी जो मुख्यालय है। अगला प्रश्न है 45 का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1980, 1986, 1992 या 2002। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है ये। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना 1986, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में स्थापित किया गया था। इसके पीछे बैकग्राउंड ये था ना कि कुछ ही साल पहले भोपाल में जो 1984 में, कब? 1984 में देखिए भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और इसके बाद से ना मतलब लगा कि भाई पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था और इसे ना छाता विधान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? छाता विधान भी इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न है हिंदू मुस्लिम एकता, प्रश्न संख्या 46 कर है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो नौचंदी मेला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? मेरठ में, आगरा में, बाराबंकी में या बहराइच में? तो देखिए नौचंदी मेला जो है ना मेरठ में होली के बाद लगाया जाता है। हालांकि अभी होली आने वाला है तो इसके बाद से मेरठ में होली के बाद से लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और यहाँ एक तरफ ना नौचंदी देवी का मंदिर है और दूसरी तरफ संत बाले मियाँ जो कौन है देखिए संत कौन से? संत बाले मियाँ। क्या नाम है इनका? संत बाले मियाँ ना का एक तरह से मजार है दूसरे तरफ, ठीक है। और इसलिए ना सांप्रदायिक सौहार्द का एक तरह से देखा जाए तो अनूठा एक उदाहरण भी है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में सुमेलित नहीं है? तो पहला देखिए आप सभी लोग पता है कि हर जिले के लिए एक अलग अलग उत्पाद है। तो जिसमें कह रहा है फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, तो देखिए इसमें कह रहा है फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों से संबंधित है, या कन्नौज इत्र से, भदोही कालीन से, मुरादाबाद लकड़ी के खिलौने से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए मुरादाबाद ना अपने पीतल की कलाकारी के लिए जाना जाता है और इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है, इसे मुरादाबाद को। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो ये गलत है, सुमेलित नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। लकड़ी के खिलौने यहाँ नहीं बनाए जाते हैं देखिए। और मुरादाबाद को ना पीतल का नगर कहा जाता है, न कि लकड़ी के खिलौने के लिए। लकड़ी के खिलौने के रूप लिए ना मुख्य रूप से देखा जाए तो चित्रकूट और वाराणसी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आ रहा है मत्स्य पालन, खनन, कृषि या खाद्य प्रसंस्करण। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में ना ऐसे गतिविधियां आती हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जुड़ी होती हैं, जैसे कि कृषि इसका सही दिया है, वन है, मछली है और मछली पकड़ना है, साथ में खनन भी है। बाकी ये खाद्य प्रसंस्करण जो है ना ये देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। कारण ये ना कि जब कृषि उत्पादों को जैसे टमाटर को ही देख लिया जाए ले लिया जाए तो कृषि उत्पादों को एक तरह से ना प्रोसेस करके कुछ और जैसे कि टमाटर को केचप बना दिया जाता है। और मतलब कहने का मतलब कि कृषि उत्पादों को प्रोसेस करके कुछ नए उत्पाद बनाए जाते हैं और एक तरह से विनिर्माण का एक तरह से हिस्सा होते हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है रिहंद बांध जो जल विद्युत परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर है किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पे, रिहंद नदी पे, केन नदी पे या चंबल नदी पे? तो देखिए रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना जो है ना ये है आपका यह पिपरी जो सोनभद्र पिपरी नामक गांव है एक सोनभद्र में, ये उसी के जगह पे ये रिहंद नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पे? रिहंद नदी के किनारे है और ये सोन की सहायक नदी भी है। और इसके पीछे ना बड़े एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से कृत्रिम झील जो जिसको ना गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी कहा जाता है और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से भी एक है। तो खैर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ये रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पे स्थित है? तो ये रिहंद नदी के पर स्थित है। अगला प्रश्न हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए पहला सरस्वती सम्मान मिला था? तो मधुशाला, आत्मकथा, 10 द्वार से सोपान तक। तो देखिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा ना ये मतलब के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले जो प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान के पहले विजेता जो 1991 में हरिवंश राय बच्चन थे, उनकी 4 खंडों में प्रकाशित जो आत्मकथा थी ना क्या भूलू क्या याद करूं, जो कि ऑप्शन में अगले ऑप्शन में दिया होगा। अगले एक मिनट इसको देखते हैं हम लोग। हाँ यहाँ पे देखिए दिया ना, एक मिनट। तो देखिए क्या, हाँ इनके आत्मकथा के लिए हरिवंश राय बच्चन है ना उनकी 4 खंडों में जो आत्मकथा प्रकाशित हुई थी उसके लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखने की जरूरत ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, यही सही होगा। और अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर देखा जाए ना तो ये 67 देखिए कितना है 67.7% है। कितना? 67.7%। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जिसमें पुरुष साक्षरता देखा जाए ना तो ये कभी कभी अकेले भी पूछ सकता है कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो ये 77.3% है। और साथ ही में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए महिला है ना ये 57.2% है। कितनी? 57.2% है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख मिट्टी का प्रकार कौन सा है? तो देखिए मध्य प्रदेश से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है ना, ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है और इसमें कुल 7 जिले आते हैं और इसमें जालौन, उरई सॉरी जालौन हो गया, झांसी हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, महोबा हो गया, ये साथ में ललितपुर है, ये सभी बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंदर जो मिट्टी आती है ना, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या दोमट मिट्टी। तो इसके अंदर इसका जो सही आंसर होगा ये लाल मिट्टी होगा। देखिए लाल मिट्टी बुंदेलखंड में पाई जाती है और ये ना बाजरा, रागी और मूंगफली के लिए ना उपयुक्त होती है तथा यहाँ पे इसमें ना नमी धारण करने और कारण ये है कि ना नमी धारण करने की क्षमता रखती है। तो इसका इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल मिट्टी। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये कह रहा है लखनऊ में, मेरठ में, प्रयागराज में या गोरखपुर में। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना 2 फरवरी 2022 को 2 फरवरी 2022 को मेरठ में, मतलब मेरठ में देखा जाए ना, प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीटीएस का पूर्ण रूप क्या है जहां सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है? तो देखिए पुलिस से होमगार्ड से संबंधित एग्जाम है तो ये पैसे पुलिस से संबंधित प्रश्न तो जरूर ही रहेंगे। तो इसका कह रहा है कि पीटीएस का पूर्ण रूप क्या है जहां सब इंस्पेक्टर की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। तो देखिए यूपी में ना मुरादाबाद, उन्नाव, मेरठ, गोरखपुर आदि जगहों पर ना पीटीएस, जो इसको कहा जाता है पीटीएस मतलब हुआ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल। क्या है? पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो यही सही हो जाएगा। पीटीएस मतलब क्या हो जाएगा? पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर ना नागरिक पुलिस के दौरान सिपाहियों को एक तरह से देखा जाए तो प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, ये कह रहा है कि राजस्व विभाग में सजरा किसे कहा जाता है? सजरा किसे कहा जाता है? तो खतौनी की नकल को, गांव के नक्शे को, वार्षिक रजिस्टर को या किसान भाई को। तो देखिए गांव के खेतवार जो मतलब खेत होते हैं, नक्शे को, गांव के खेत के जो नक्शे होते हैं ना, नक्शे को राजस्व की भाषा में ना देखा जाए तो सजरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजरा। तो गांव के नक्शे को, विलेज मैप को क्या कहा जाता है? सजरा कहा जाता है। और इसमें प्रत्येक खेत को ना एक नंबर, गाटा संख्या, आप जब भी कभी लेखपाल से मिलने जाइए तो इसका जो देखेंगे, उसका जो मैप होता है ना, हर सबका खेत जो अलग होता है उसका छोटे छोटे एक नंबर में विभाजित किया जाता है, जैसे कि 504, 304, इस टाइप का अलग अलग। और इसी खेत को अलग अलग, मतलब इसको ना खसरा या गाटा संख्या कहा जाता है। तो और इसका रख रखाव चूंकि लेखपाल करता है। तो हालांकि उत्तर प्रदेश में लेखपाल का एग्जाम भी मतलब होने वाला है, तो जितने लोग भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उन थोड़ी सी सूचना इनके बारे में बता दें। तो इसका एग्जाम भी 26 अप्रैल या 3 मई को होने वाला है। तो जितने लोग जो शॉर्ट लिस्ट हो गए वो भी चाहे तो अपनी तैयारी को अब से पूरी तरह से शुरू कर सकते हैं। फिर इसका जो सही आंसर होगा, सजरा कहा जाता है गांव के नक्शे को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की घटना की सूचना मानवाधिकार आयोग को कितने समय के भीतर देना अनिवार्य होता है? पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की जो सूचना है, मानवाधिकार आयोग को कितने समय में के भीतर देना अनिवार्य होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या 7 दिन। तो देखिए पुलिस हिरासत में मौत की घटना की सूचना जो है ना, 24 घंटे के भीतर मानवाधिकार आयोग को देना अनिवार्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आबादी भूमि का तात्पर्य राजस्व संहिता में क्या होता है? तो गांव के निवासियों के आवास या उससे जुड़े कार्यों के लिए प्रयुक्त भूमि, जंगल की भूमि, बंजर भूमि या कृषि योग्य भूमि। तो देखिए संहिता की धारा, देखिए बीएन जो देखा जाए तो आबादी या ग्राम आबादी का अर्थ होता है ना उस क्षेत्र से है जिसका उपयोग गांव के निवासियों द्वारा आवास, कुआं, हरे पेड़ पौधे लगाने या मवेशी बांधने के लिए किया जाता है। तो कार्य मतलब इसका सही आंसर हो जाना गांव के निवासियों या आवास या उससे जुड़े कार्यों के लिए प्रयुक्त भूमि के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला, भारत में साइबर आतंकवाद को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? भारत में साइबर आतंकवाद को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 या यूएपीए 1967 या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो एनएसए के अंतर्गत आता है। तो इसका जो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, क्या है 2000 की धारा 66F किससे? तो 66F के तहत ना 66F विशेष रूप से ना साइबर आतंकवाद के लिए दंड और परिभाषा से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कितना है ये 59 का। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली खनिज नीति, क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली खनिज नीति कब घोषित की जिसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो दिसंबर 1998, जनवरी 2000 या मार्च 2005 या जून 2017। तो देखिए 29 दिसंबर 1998 को, कब? तो 29 दिसंबर 1998 को ना पहली खनिज नीति घोषित की गई और इसमें ना खनिज विकास की उद्योग, मतलब इसी में ना खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 दिसंबर। इसको हम लोग लिख ही देते हैं, 29 दिसंबर 1998 को। और इसी के अंतर्गत ना 10 जिलों को ना बहुल खनिज क्षेत्र के रूप में भी घोषित किया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोन वुल्फ अटैक, क्या है? लोन वुल्फ अटैक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन पहले देखते हैं, भेड़ियों द्वारा किया गया हमला, या एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी संगठन के प्रत्यक्ष सहायता के हिंसक कार्य करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी संगठन के प्रत्यक्ष सहायता के हिंसक कार्य करता है, या सेना की एक विशेष टुकड़ी द्वारा किया गया हमला, या ऑप्शन डी कह रहा है कि साइबर हमला। तो देखिए लोन वुल्फ अटैक जो होता है ना,
लोन वुल्फ आतंकवाद में ना एक व्यक्ति किसी समूह से सीधे आदेश लिए बिना बिना किसी विचारधारा से प्रभावित होकर अकेले ही आतंकवादी घटना को अंजाम देता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का वीडियो, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोई भी आतंकवादी संगठन लिए बिना कोई व्यक्ति और जो आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहा है, तो उसी को लोन, मतलब इस अटैक को ना लोन वुल्फ अटैक कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग विधिवत गठन किस तारीख को अधिसूचना जारी करके किया गया था? 10 दिसंबर 1998, 7 अक्टूबर 2002, 26 अक्टूबर 2000 या 1 अप्रैल 2000। तो देखिए उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत ना कितना 21 के तहत 7 अक्टूबर 2002 को कब? तो देखिए 7 अक्टूबर 2002 को अधिसूचना जारी करके इसके मतलब राष्ट्र उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग विधिवत रूप से गठित की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 7 अक्टूबर 2002। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की प्रकृति के बारे में, इसको थोड़ा सा हम लोग छोट बड़ा करते हैं, एनएचआरसी के प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पहला दे रहा है कि यह एक संवैधानिक निकाय है और इसके फैसले बाध्यकारी हैं। ठीक है, ये एक संवैधानिक निकाय है और इसके फैसले बाध्यकारी हैं। ये एक सलाहकारी निकाय है और इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। यह दोषियों को सीधे सजा दे सकता है। यह केवल एक सरकारी विभाग है जो स्वायत्त संस्था क्या है, स्वायत्त नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, देखिए एनएचआरसी ना एक सलाहकारी निकाय है। क्या है? एक सलाहकारी निकाय है और इसलिए ना इसकी सिफारिशें जो होती हैं सरकार या अधिकारियों के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, हालांकि एक स्वायत्त संस्था भी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यह एक सलाहकारी निकाय है और इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बेहद ही प्रश्न महत्वपूर्ण है ये। तो ये उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950, 1962, 1972 या 1989। तो देखिए उर्दू भाषा के विकास और संवर्धन के लिए ना 1972 ईस्वी में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, 1972 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खदानों में उपयोग किए जाने वाले सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी, थॉमस एडिसन, माइकल फैराडे या मार्कोनी। तो देखिए हम्फ्री डेवी ने ना, हम्फ्री डेवी इन्होंने ही सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। खदानों में उपयोग किए जाने वाला सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी। बाकी ये थॉमस एडिसन है, तो इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। बल्ब और किसका? तो ग्रामोफोन का, बल्ब और ग्रामोफोन। ठीक है, और बाकी माइकल फराडे हैं, तो इन्होंने डायनेमो और माइकल फराडो जो है ये डायनेमो और ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। मार्कोनी, ये सभी लोग पता हो कि टेलीग्राफ, जो वायरलेस टेलीग्राफ होता है, रेडियो का एक तरह से देखा जाए तो आविष्कार किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्रश्न में पूछा हुआ है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में बने 2 जैतून की शाखाएं किसका प्रतीक है? तो पर्यावरण सुरक्षा का, शांति का, युद्ध विराम का, न्याय का। तो देखिए काफी अच्छा प्रश्न है ये तो पीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में बने 2 जैतून की शाखाएं जो है ना, ये दर्शाती हैं कि देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है ना हल्के नीले रंग का है, और देखे होंगे तो इसमें ध्यान देंगे हल्के नीले रंग का होता है और उस पर सफेद रंग से ना राष्ट्र का प्रतीक बना होता है। और इस प्रतीक में ना 2 जैतून की शाखाएं होती है जो ऊपर की ओर खुली होती हैं और इनके बीच विश्व का मानचित्र भी होता है। तो ये किसको दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो ये दर्शाता है किसका? शांति का। किसको? शांति को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेड क्रॉस संगठन को अब कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? रेड क्रॉस संगठन को अब कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी भी नहीं। तो देखिए रेड क्रॉस को अभी 3 बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। कितनी बार? 3 बार। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एक तो 1917 में, कब? 1917, साथ में 1944 और एक लास्ट में 1963 में, 1963 में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी ना 8 मई 1900, एक मिनट, और देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी ना, स्थापना हुआ था 8 मई 1863 को। कब हुआ था? तो 8 मई 1863 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 67 का, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और देखिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो इसको मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। इसमें दिया 25 जनवरी, सभी लोग पता, बेहद इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये यहाँ पे मतदाता दिवस मनाया जाता है। और एक बचा 30 जनवरी को, तो शहीद दिवस गांधी जी की ये पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। अगला है, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए माइकल फैराडे, अल्बर्ट आइंस्टीन, सीवी रमन या न्यूटन। तो देखिए माइकल फैराडे ने ही ने ना ट्रांसफार्मर और डायनामो का आविष्कार किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। बाकी ये अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था। सीवी रमन जो थे इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। और न्यूटन जो थे ये काफी चर्चित, सभी लोग पता होगा, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण और गति के जो नियम दिए, गति के नियम दिए थे।
अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार विजेता झुम्पा लाहिड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? झुम्पा लाहिड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, मिडनाइट चिल्ड्रंस या ए सूटेबल बॉय। तो देखिए जो झुम्पा लाहिड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक देखा जाए ना, तो इसकी एक मिनट इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ये झुम्पा लाहिड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और ये कहानियों का संग्रह है ना, इसके लिए झुम्पा, और ये कहानियों का क्या है, एक तरह से संग्रह है। और अगला प्रश्न है कि इन्फ्लुएंसर किसे कहा जाता है? आजकल देखे होंगे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, जो जिसको देखो अपने आप को पीछे अपने थोड़ा सा यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे आ गया तो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहलाने लगता है, मतलब। तो इसे कह रहा है कि इन्फ्लुएंसर किसे कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर हैक करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होते हैं, या जो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करता, या एक सरकारी अधिकारी होता है, तो ये भी नहीं है। तो देखिए इन्फ्लुएंसर वो होता है ना, यह शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग होता है जिनके पास सोशल मीडिया पर ना बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होते हैं, और जो अपने दर्शकों को ना अपने राय मतलब अपने दर्शकों को अपनी राय से प्रभावित करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, जिसके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होते हैं। अगला प्रश्न है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स या एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन या किन्स। तो देखिए एडम स्मिथ जो है ना, ये द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं, और इन्होंने ना इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और इस पुस्तक की रचना जो है ना, ये 1776 ईस्वी में का, तो 1776 ईस्वी में इसकी रचना की थी। और कार्ल मार्क्स जो है, इन्हें दास कैपिटल और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा था कार्ल मार्क्स। और साथ में जो अमर्त्य सेन है, ये नोबल जीतते हैं, द आइडिया ऑफ जस्टिस के लेखक हैं। साथ में किन्स जो है, ये द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लेखक हैं। हालांकि मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। अगला, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से किस खेल से है? और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था? तो काफ़ी नीरज चोपड़ा काफ़ी फेमस हैं, सभी लोग पता होगा। तो देखिए नीरज चोपड़ा ने ना टोक्यो ओलंपिक 2020 में ना भाला फेंक में लगभग 87.8 मीटर दूर फेंका था, ठीक है। और भारत के लिए ना एथलीट्स का ये देखा जाए तो पहला स्वर्ण पदक भी था। तो भाला फेंक स्वर्ण पदक, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और देखिए वीडियो यहाँ पे एक बार पुनः रुक गया था, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि प्रश्न संख्या 72 तक सॉल्व कर चुके थे, और 73 से आगे हम लोग देखेंगे। ये कह रहा है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग्स, आइजैक न्यूटन या चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग्स। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंग्स हैं। और इन्हें ना भौतिक वैज्ञानिक का जाना जाता है, मतलब भौतिकी वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों जैसे कि ब्लैक होल, बिग बैंग को समझाया था। साथ में अल्बर्ट आइंस्टीन को देख लें थोड़ा सा, तो इन्होंने रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी, जो रिलेटिविटी का सिद्धांत कहा जाता है, इसको दिया था। और ये द वर्ल्ड एज ऑफ आई, क्या है, द वर्ल्ड एज आई सी इट लिखी थी इन्होंने, ठीक है। अब बाकी आइजैक न्यूटन, इनको सभी पता होगा कि इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपिया है। क्या है? ये है प्रिंसिपिया। और साथ में चार्ल्स डार्विन जो है, इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी। अगला प्रश्न है फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? फायरवॉल, तो कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता बढ़ाना, या इंटरनेट से आने वाली डेटा को फिल्टर करना, या ऑप्शन देख रहा है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि या वायरस बनाना, या कंप्यूटर को ठंडा रखना। तो फायरवॉल का जो मुख्य कार्य होता है, अब प्रश्न संख्या 74 है। तो देखिए फायरवॉल जो है ना, एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली होता है, जो आपके निजी नेटवर्क जैसे घर या ऑफिस के जो कंप्यूटर होते हैं ना, उनको एक तरह से मतलब अविश्वसनीय नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट के बीच एक डिजिटल दीवार की तरह काम करता है। और ये डिवाइस को ना एक तरह से सुरक्षित रखता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये होगा इंटरनेट ने, अच्छा 74। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये होगा इंटरनेट से आने वाली डेटा को फिल्टर करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कायाकल्प पहल की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए कायाकल्प पहल की जो शुरुआत की गई थी ना, ये पहली बात तो ये किस, एक प्रश्न यहाँ से ये पूछता है किस मंत्रालय के अंतर्गत कायाकल्प की योजना लाया गया था? तो देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना के अंतर्गत ना कायाकल्प लाया गया था। और ये किस दिन स्टार्ट की गई थी? तो ये स्टार्ट किया गया था शायद ये, हाँ, 15 मई 2015 को। कब? तो 15 मई 2015 को कायाकल्प स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो के संचार को संभव बनाती है? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा,
आयन मंडल इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, बाकी देखिए आयन मंडल में ना गैसों के कण सूर्य, आयन मंडल में ही गैसों के कण सूर्य के किरणों से आयनीकृत होकर या आवेशित हो जाते हैं और यह परत ना पृथ्वी से भेजे गए रेडियो तरंगों को परावर्तित करके वापस पृथ्वी पर भेज देती है और जिससे ना बेतार संचार जो कहा जाए तो वायरलेस कम्युनिकेशन संभव होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। बाकी ये क्षोभ मंडल है, ये पृथ्वी की सतह से ऊंचाई औसतन जो 12 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी के सतह से सबसे नजदीकी जो मंडल है ये क्षोभ मंडल। और सप्ताह मंडल में ओजोन परत स्थित होता है। ये सप्ताह, देखिए क्षोभ मंडल में जितने भी वायुमंडलीय दशाएं होती है ना, जैसे बादल बनना, बारिश होना, बिजली कड़कना, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल क्यों फेमस है, मतलब क्यों जाना जाता है, तो ये ओजोन परत के कारण जाना जाता है। बाकी ये मध्य मंडल ना पृथ्वी से लगभग 50 से 80 किलोमीटर के मध्य स्थित होता है। कितना, तो देखिए 50 से 80 किलोमीटर के मध्य। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने किया था। प्रश्न संख्या 77, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने किया था। तो स्टीव जॉब्स और स्टीव बोनजियानिक। तो अधिक सीधे सीधे हम लोग देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुआ था ना, बिल गेट्स और पॉल एलन ने किया था। किसने, बिल गेट्स और पॉल एलन ने। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और बाकी ये जो स्टीव जॉब्स जो थे ना, ये एप्पल के संस्थापक थे। ठीक है, और लैरी पेज तो ये गूगल के संस्थापक थे। मार्क जुगर सभी लोग पता होगा, ये एफबी के संस्थापक हैं, फेसबुक के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है 78 कि सेना को पुल पार करते समय, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो सेना को पुल पार करते समय कदम ताल न करने की सलाह दी जाती है, किस भौतिक घटना से बचने के लिए दिया जाता है। प्रतिध्वनि, डॉपलर प्रभाव, अनुनाद या शॉक वेव। और जो इंटर में फिजिक्स पढ़े होंगे तो ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया था, जब अनुनाद टॉपिक आता है वहाँ पे दिया रहता था। तो देखिए यदि सैनिकों को ना कदम की आवृत्ति पुल की प्राकृतिक आवृत्ति से मेल खा जाए ना, तो अनुनाद उत्पन्न होता है। इसका कारण होता है अनुनाद उत्पन्न होने के कारण। ठीक है, और इससे पुल में ना कंपन उत्पन्न हो जाती है। इससे एक तरह देखा जाए तो पुल में क्या होता है, कंपन उत्पन्न हो जाती है। और तो एक तरह से पुल कंपन उत्पन्न हो जाए तो पुल को गिरने की संभावना रहती है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बाकी ये प्रतिध्वनि है, तो देखिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और श्रोता के मध्य लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ये प्रश्न पूछता है कितनी दूरी होनी चाहिए। और शॉक वेव्स क्या होता है ना, ये सुपरसोनिक विमान के द्वारा छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79 कह रहा है किसी महिला संदिग्ध की तलाशी लेने का कानूनी अधिकार किसके पास है। तो जांच अधिकारी के पास, चाहे वो पुरुष हो या महिला, किसी भी कांस्टेबल के पास, केवल महिला पुलिसकर्मी के पास, या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किसी भी पुलिसकर्मी के पास। तो देखिए कानून के अनुसार किसी महिला की तलाशी शिष्टता का ध्यान रखते हुए ना केवल एक महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है। पुरुष पुलिसकर्मी को ना महिला की शारीरिक तलाशी लेने के अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका, नहीं नहीं सॉरी, आप ये केवल महिला पुलिसकर्मी के पास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 ये कह रहा है 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ से स्थानांतरित कर दिए गए हैं। पहले विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने थे। तो देखिए 2026 के राष्ट्रमंडल खेल जो होने वाले हैं ना, ये पहले विक्टोरिया में होने वाला था जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, लेकिन बजट की कमी के कारण ना इन्होंने मेजबानी छोड़ दी। अब ये खेल 2026 में ग्लासगो, कहाँ पे, ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है, वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी इसलिए सही है। अगला प्रश्न है वर्ष 2018 में ग्रीष्मकालीन, वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो देखिए वर्ष 2028 में ओलंपिक जो होगा ना, ये लॉस एंजलिस, कहाँ पे, लॉस एंजलिस जो यूएसए में, वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और देखिए इसमें ना एक नया खेल जुड़ा गया है, जिसमें इसमें क्रिकेट के ना T20 फॉर्मेट को भी शामिल किया गया है। तो वैसे भी देख रहे हैं क्रिकेट का कितना क्रेज है, तो ये भी शामिल किया गया, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है पुलिस विभाग में फिंगरप्रिंट ब्यूरो का प्राथमिक कार्य क्या होता है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो इसको अगले ऑप्शन अगले पेज पे दिया है, इसको देख लेते हैं। तो इसका कार्य आधार कार्ड बनाना, केवल जाली नोटों की पहचान करना, अपराधियों को उंगलियों के निशान का रिकॉर्ड रखना, मिलान करना, या पुलिसकर्मियों की उपस्थिति दर्ज करना। तो देखिए प्रश्न संख्या कौन सा है, ये 82 है ना। हाँ, तो देखिए फिंगरप्रिंट ब्यूरो का मुख्य काम देखा जाना तो गिरफ्तार और सजा प्राप्त जो अपराधी हैं, इनकी उंगलियों के निशानों को डेटाबेस रखना, ताकि भविष्य में अपराध स्थल से मिले निशानों का नाम मेल खाना है। काफ़ी जब मूवी वूवी देखे होंगे तो उसमें देखते होंगे कि जब कहीं
क्राइम हो जाता है तो वहाँ के जो फिंगरप्रिंट मिलते हैं ना, वो पुलिस के पास सारा डेटा होता है, तो उसे मिलान करते हैं कि किसी अपराधी के फिंगरप्रिंट से ये मेल तो नहीं खा रहा है। इससे काफ़ी पुलिस कर्मियों की सहायता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपराधियों की उंगलियों के निशान रिकॉर्ड रखना और मिलान करना। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस श्रेणी में, किस खेल, किस विभाग में? तो सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी को, सर्वश्रेष्ठ खेल प्रशिक्षण को, या सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को, या लाइफ टाइम अचीवमेंट खिलाड़ी को? तो देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना, ये उत्कृष्ट कोच जो कि प्रशिक्षक कहा जाता है, इनको दिया जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ खेल प्रशिक्षक। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, 1985 में हुई थी। और इसके अंतर्गत ना विजेता को ब्रांज की मूर्ति और एक प्रमाण पत्र और साथ में 10 लाख रुपए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 84, कह रहा है उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में ताजमहल का रंग पीला पड़ने लगा है, कौन सी घटना जिम्मेदार है इसके पीछे? तो ओजोन परत का क्षरण, अम्ल वर्षा, प्रकाश रासायनिक धूल, या जल प्रदूषण? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये होगा अम्ल वर्षा के कारण। कारण ये है कि मथुरा, साथ ही में आगरा के पास में जो मथुरा है, वो मथुरा में एक रिफाइनरी उद्योग है, सभी लोग पता होगा। तो देखिए, मथुरा रिफाइनरी और उद्योगों से निकलने वाली जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा में ना नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। और यह अम्ल जो है ना, वर्षा संगमर जो ये अम्ल वर्षा जो है, संगमरमर जो जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसके साथ क्रिया करके ना उसे खराब कर देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा अम्ल वर्षा। अगला प्रश्न है, अमरूद योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 2015, या 2 अक्टूबर 2014, या 25 सितंबर 2014, या 1 मई 2016? तो अमरूद योजना, सॉरी अमरूद हम बोल दिए हैं, ठीक है। अमरूद है जिसे ना अटल मिशन फॉर, हाँ तो देखिए, इसका अमरूद है क्या, इसका पूरा नाम है अमरूद। तो ए, सॉरी इसको हम लिखते हैं AMRUT, अमरूद, अटल मिशन फॉर रिज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इसको एक तरह से अमृत योजना भी कहा जाता है। अमरूद हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन अमृत योजना भी कहा जाता है। देखिए, अमृत योजना का उद्देश्य जो है ना, ये 500 शहरों में पानी की आपूर्ति, सीवरेज और शहरी परिवहन जैसे ना बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना था। और इसका जो प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 1 अक्टूबर, एक मिनट, इसकी जो प्रारंभ हम लोग देखते हैं कब हुआ था। 1 अक्टूबर शायद 2021 को शुरू की गई थी, हालांकि वो ऑप्शन में दिया नहीं है इसमें। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ना, ये होगा 25 जून 2015 को। हम जो बोल रहे थे क्या, ये हाँ 1 अक्टूबर 2021 को। यहाँ पे ना अमृत 2.0 क्या है, अमृत 2.0, 2.0 की जो शुरुआत हुई थी ना, तो 2021 में जो शुरुआत हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा 25 जून 2015। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को कौन सा दस्तावेज दिया जाता है? तो घरौनी, पट्टा, जोत बही, या आवास प्रमाण पत्र? तो देखिए, गांव की आबादी, रियायती भूमि का ना ड्रोन सर्वे कराकर ग्रामीणों को उनके घरों का ना मालिकाना हक देने के लिए ना घरौनी, जिसे ग्रामीण आवासीय अभिलेख कहा जाता है, प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक कांस्टेबल के वर्दी पर कंधे पर यूपीपी के अलावा और क्या होता है? तो एक फीती, या कोई फीती या बैज नहीं, जो सादा वर्दी, लाल रिबन, या एक सितारा? तो देखिए, कांस्टेबल की वर्दी की बाह पर ना कोई फीती नहीं होती है। और ये हेड कांस्टेबल की बाह पर एक फीती, मतलब एक हेड कांस्टेबल पे एक फीती, मतलब एक तरह से कहा जाए तो, मतलब हेड कांस्टेबल पे एक फीती होती है, लेकिन एक कांस्टेबल पे ना कंधे पर कोई फीती नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई फीती नहीं होती है। तो ऑप्शन ए इसका, सॉरी कोई फीती या बेंच नहीं होती, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 16, या अनुच्छेद 21? तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 15 देख लेते हैं, तो ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। साथ ही में 15(3) राज्य को ना यह अधिकार देता है कि महिलाओं और बच्चों को कल्याण के लिए ना सकारात्मक भेदभाव के तहत विशेष कानून या योजनाएं बना सकते हैं। और इसी शक्ति के तहत ना आरक्षण एक तरह देखा जाए तो विशेष सुरक्षा कानून महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 15(3), ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला है, पुलिस अधिकारी अधिनियम 1861 की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का विस्तार का उल्लेख किया गया है? तो धारा 23, धारा 24, या धारा 10, या धारा 30?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 में ना यह बताया गया, किसमें, 23 में, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और इसमें यह बताया गया है ना कि पुलिस अधिकारी को क्या कर्तव्य होंगे, जैसे आदेशों का पालन करना, अपराधों को रोकना और वारंट का एक तरह से निष्पादन करना। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2023 किस ऐतिहासिक मामलों के दिशा निर्देश पर आधारित है? तो निर्भया केस या शाहबानो केस या विशाखा बनाम राजस्थान राज्य या मेनका गांधी। तो देखिए 1977 में, कब, तो 1977, तो 1977 में ना सुप्रीम कोर्ट ने ना विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में ना कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशाखा गाइडलाइन जारी किया था। और इसी आधार पर 2013 में ना संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया था, तो जिसे कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 जो था, तो ये विशाखा दत्त बनाम राजस्थान इसका सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 91, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रकृति क्या होती है? एक संवैधानिक, एक सांविधिक निकाय या एक न्यायिक निकाय या एक गैर सरकारी संगठन। तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में की गई थी। और चूंकि यह संसद की एक अधिनियम द्वारा स्थापित है और इसलिए ना ये एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। क्या है? सांविधिक निकाय है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, संवैधानिक निकाय नहीं है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92 कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो उत्तर प्रदेश के जनगणना के बारे में लिंगानुपात पूछा है, 982, 892, 912 या 812। तो देखिए किसी भी क्षेत्र में ना प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जो संख्या होती है ना वो लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात बराबर होता है ना स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या गुणे मतलब एक तरह से देखा जाए तो 100 होता है। खैर इसमें जो प्रश्न पूछा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो ये 912 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 912। यही पूरे टोटल भारत में पूछा होता तो 943, पूरे भारत में देखा जाए तो 943 है, बल्कि उत्तर प्रदेश में केवल कितना है 912। अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ये कह रहे बालिकाओं की शिक्षा उच्च शिक्षा, बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा ऋण प्रदान करना, बालिकाओं के लिए विवाह के लिए सोना प्रदान करना, या गिरते बाल लिंग अनुपात को रोकना और महिला सशक्तिकरण बनना, या ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देना। तो देखिए इस चूंकि बेटी पढ़ाओ बेटी क्या है, एक मिनट इसको हम लोग देख लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो शुरुआत हुआ था ना 22 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था इसकी शुरुआत? तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी प्रारंभ मतलब इसका शुरुआत किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए ना तो बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा ऋण प्रदान करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसका जो सही होगा ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य है गिरते बाल लिंगानुपात को ना रोकना और महिला सशक्तिकरण बढ़ाना। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, ना कि ए इसका सही होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अगला है पुलिस जांच में गठित एसटीएफ का सही अर्थ क्या है? तो एसटीएफ देखा जाए तो इसका जो सही अर्थ होता है ना ये होता है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होता है। क्या होता है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है 95, मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा को किसने जारी किया था? मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा को किसने जारी किया? जेपी नड्डा, सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मंडाविया, अमित शाह। तो देखिए इसकी जो देखिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो जेपी नड्डा जी थे ना इन्होंने ना 11 फरवरी 2026 को ना नई दिल्ली में मलेरिया उन्मूलन को लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जेपी नड्डा। और इसका रूपरेखा का देखा जाए ना तो इसका मुख्य लक्ष्य है कि भारत से 2030 तक ना मलेरिया को पूरी तरह से समाप्त कर देना है। कब से? 2030 तक मलेरिया को पूरी तरह से भारत से समाप्त कर देना है। अगला प्रश्न है 96, कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? लखनऊ, गोरखपुर, श्रावस्ती या प्रयागराज। ये प्रश्न ऊपर भी हम लोग देख चुके थे। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। पहला तो एक प्रयागराज आता है और उसके बाद मुरादाबाद आता है, फिर गाजियाबाद आता है। पूरा प्रयागराज, मुरादाबाद और साथ में क्या है गाजियाबाद।
क्या है, गाजियाबाद। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अनुसार चोरी के अपराध के लिए दंड का प्रावधान अब किस धारा में किया गया है? तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अनुसार चोरी के अपराध के लिए दंड का प्रावधान अब किस धारा में किया गया है? तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो देखिए, इसका ऑप्शन इसका कह रहा है कि धारा 378, धारा 379 या धारा 303 या धारा 412, 420। तो देखिए, पुराने कानून आईपीसी में चोरी की परिभाषा जो थी ना, धारा 378 में थी, लेकिन 378 में थी, और दंड जो था ना 379 में था। लेकिन नई जो भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस आई है, इसमें चोरी संबंधी जो प्रावधान है ना, इसको 303 के अंतर्गत रख दिया गया। कितना? 303 के अंतर्गत। पहले 378 के अंतर्गत था, आईपीसी के तहत 378 था, लेकिन अब बीएनएस के अंतर्गत 303 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है कि टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, या ऑप्शन उस अलग अगले पेज पे दिया ऑस्ट्रेलिया ओपन या विंबलडन ओपन। तो देखिए, ये जो विंबलडन जो है ना, ये ऑप्शन नंबर डी जो दिया है विंबलडन, नाम भी बहुत उटपटांग है। ठीक है, क्या है? विंबलडन। ये दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, और इसकी शुरुआत जो है ना, ये 1887 में हुई थी। कब? सॉरी, 1877 में इसके प्रारंभ हुई थी, और ये घास के मैदान में खेला जाता है। और यूएस ओपन, इसकी जो शुरुआत हुई थी, पहले तो ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन की जो शुरुआत हुई थी ना, तो 1905 में हुई थी। और साथ ही में जो यूएस ओपन है, इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये 1881 में हुआ था। कितना? 1881 में। और फ्रेंच ओपन जो था, इसकी शुरुआत हुई थी 1891 ईस्वी में। बाकी ये जो विंबलडन जो है, ये 1877 में प्रारंभ हुआ था। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, या महाराष्ट्र, या उत्तर प्रदेश। तो ये सभी लोगों को पता होगा कि प्रथम स्थान जो जनसंख्या में रखता है ये उत्तर प्रदेश ही है। तो ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किस विभाग से? बेसिक शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, या नीचे कोई विभाग, मतलब थोड़ा सा कट गया है। तो देखिए, 2019 में शुरू किया गया इस अभियान का उद्देश्य देखा जाना तो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचों जैसे कि शौचालय, पानी, टाइल्स, पेंटिंग, इनका सब एक तरह से आधुनिकीकरण करना था। तो कहने मतलब इसका जो सही संबंध होगा, ये बेसिक शिक्षा विभाग से होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया, मतलब खैर ये तो सही है। और देखिए, सेट नंबर 2 हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके थे, और थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग अब ये बंद करने से पहले आप लोग बता दीजिए कि जैसे कि हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं, वो सही रहेगा कि केवल सीधा-सीधा आंसर हम लोग देखते जाएँ, वो सही रहेगा, ठीक है? तो इसका जो ज़रूरी सुझाव होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालाँकि एक्सप्लेनेशन के साथ देखने में काफ़ी लंबा टाइम लग जा रहा है, और यही और जो केवल आंसर देखे होते तो लगभग 40-45 मिनट में हो गया होता। खैर कोई नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक कर लीजिए, मतलब अभी तक नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए, और ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही।